हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्स में पीजीपीपी हेड। पीजीपीपी मतलब प्रॉफिट्स और गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। तो इस हेड में सबसे पहले बात करते हैं हम बिजनेस और प्रोफेशन की डेफिनेशन के बारे में। तो बिजनेस की डेफिनेशन दे रखी है आपको सेक्शन 2 क्लॉज 13 में। बिजनेस इंक्लूड्स एनी ट्रेड, एनी कॉमर्स, एनी मैन्युफैक्चर। तो कोई भी ट्रेडिंग एक्टिविटी करना बिजनेस है, कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी करना बिजनेस है और कोई भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करना बिजनेस है। तो दे रखा है एनी ट्रेड, एनी कॉमर्स और मैन्युफैक्चर करना बिजनेस है। फिर एनी एडवेंचर और कंसर्न करना जो इन द नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर हो, उसे भी बिजनेस कहा जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पॉइंट में मैंने बोला कि कोई पर्सन ट्रेड करता है, जैसे गुड सेल करता है, तो बिजनेस है अकॉर्डिंग टू पॉइंट नंबर 1। ठीक है, लेकिन कि कोई पर्सन गुड सेल कर रहा है, बिजनेस है। अब सपोज वो पर्सन प्रिंसिपल है और एजेंट के थ्रू गुड सेल करता है। एजेंट अपॉइंट कर रखा है प्रिंसिपल ने और एजेंट के थ्रू प्रिंसिपल गुड्स सेल करता है। तो एजेंट जो इंसिडेंटल और एंसिलरी एक्टिविटीज कर रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, वो सब क्या है? वो है एडवेंचर और कंसर्न इन द नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर। इसका मतलब एजेंट की एक्टिविटी वो एडवेंचर और कंसर्न है जो इन द नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर है। तो एजेंट को बदले में जो कमीशन रिसीव हो रहा है वो उसकी बिजनेस इनकम माना जाएगा। रीजन, एजेंट जो इंसिडेंटल और एंसिलरी एक्टिविटीज प्रोवाइड कर, इंसिडेंटल और एंसिलरी एक्टिविटीज या सर्विसेज दे रहा है प्रिंसिपल को इन रिलेशन टू ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर ऑफ प्रिंसिपल्स बिजनेस। तो एजेंट की एक्टिविटीज को भी बिजनेस कहा जाएगा और एजेंट को जो बदले में कमीशन मिल रहा है वो बिजनेस इनकम की तरह ट्रीट किया जाएगा। एजेंट को पीजीबीपी हेड में वो कमीशन इनकम टैक्सेबल होगी। फिर प्रोफेशन की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 36 में। वैसे तो प्रोफेशन को डिटेल में बहुत ज्यादा डिफाइन नहीं किया गया है, बस इतना लिखा गया है कि प्रोफेशन इंक्लूड्स वोकेशन। और वोकेशन का क्या मीनिंग होता है? वोकेशन का मीनिंग होता है इनबॉर्न टैलेंट और एबिलिटी, जिसको हम कह सकते हैं हिंदी में हुनर। तो जो इनबॉर्न टैलेंट है वो कहलाता है वोकेशन। और यहां दे रखा है प्रोफेशन इंक्लूड्स वोकेशन। तो प्रोफेशन में वोकेशन शामिल है। अब कुल मिला के बात इतनी है, चाहे बिजनेस हो, चाहे प्रोफेशन हो, चाहे वोकेशन हो, उससे जो भी इनकम रिसीव होती है एसएससी को, वो उसको पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगी। ठीक है, चलिए फिर चार्जिंग सेक्शन 28 की बात कर लेते हैं। पहले चार्जिंग सेक्शन 28, पीजीबीपी हेड का चार्जिंग सेक्शन है 28। तो पीजीबीपी हेड में कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी? पॉइंट नंबर 1 जनरल है। पॉइंट नंबर 1 जनरल है। पॉइंट नंबर 2 से लेकर आगे 11 तक है स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं। 2 से लेकर 11 तक स्पेसिफिक पॉइंट्स और पॉइंट नंबर 1 जनरल। इसमें क्या दे रखा है? पॉइंट नंबर 1 में कोई भी प्रॉफिट और गेन हुआ फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन जो एसएससी कैरी ऑन कर रहा है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, तो वो जो प्रॉफिट और गेन हुआ है वो पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगा। मैंने कही था कि फर्स्ट पॉइंट तो जनरल पॉइंट है। अब सेकंड से लेकर 11 तक स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं। तो सेकंड पॉइंट क्या है? एसएससी को कोई बेनिफिट और परक्यूजिट मिला, चाहे वो मनी में कन्वर्टेबल है चाहे नहीं है, अराइजिंग फ्रॉम ए बिजनेस और एक्सरसाइज ऑफ प्रोफेशन। तो बिजनेस या प्रोफेशन की वजह से एसएससी को कोई बेनिफिट मिला, परक्यूजिट मिला,
उस बेनिफिट और परक्यूजिट की फेयर मार्केट वैल्यू एसएससी को पीजीपीपी हेड में टैक्सेबल होगी। उस बेनिफिट और परक्यूजिट की फेयर मार्केट वैल्यू एसएससी को पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मिस्टर अमिताभ बच्चन ने एक कार का एड किया। कार का एड करने के एवज में उन्होंने फीस चार्ज की, वो उनकी प्रोफेशनल रिसिप्ट है, उनको पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगी ही। इसके अलावा उस कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने मिस्टर अमिताभ बच्चन को वो कार प्रोवाइड की जिसमें उन्होंने वो उस कार का एड शूट किया था। वो कार उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने मिस्टर अमिताभ बच्चन जी को ऐसे ही दे दी, तो उनको बेनिफिट और परक्यूजिट मिला, तो कार की फेयर मार्केट वैल्यू मिस्टर अमिताभ बच्चन जी के हेड्स में टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, दूसरा एग्जांपल, एक डॉक्टर ने पेशेंट का इलाज किया, उसकी फीस चार्ज की, वो डॉक्टर को पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल है, प्रोफेशनल रिसिप्ट। अब पेशेंट ने डॉक्टर को एक गोल्ड चेन गिफ्ट में दी, तो गोल्ड चेन की फेयर मार्केट वैल्यू डॉक्टर के हैंड में प्रोफेशनल रिसिप्ट मानी जाएगी, टैक्सेबल होगी। तो ये सब एग्जांपल किस बात के? अगर एसएससी को कोई भी बेनिफिट मिलता है, परक्यूजिट मिलता है अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और एक्सरसाइज ऑफ प्रोफेशन, तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू एसएससी को पीजीपीपी हेड में टैक्सेबल होगी। तीसरा एग्जांपल, एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का डीलर है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का डीलर है, उसको मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक आइटम टीवी के मैन्युफैक्चरर से एक टीवी मिला। इस डीलर ने सेल टारगेट अचीव कर लिए थे। सेल टारगेट अचीव करने पर टीवी मैन्युफैक्चरर से इस इलेक्ट्रॉनिक आइटम के डीलर को टीवी मिला गिफ्ट में, तो ये क्या हुआ? बेनिफिट और परक्यूजिट। ये अराइज हुआ इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, तो इस परक्यूजिट और बेनिफिट की फेयर मार्केट वैल्यू इस डीलर को टैक्सेबल हो जाएगी पीजीबीपी हेड में। ठीक है, 3 एग्जांपल दे दिए मैंने। अब थर्ड पॉइंट आपको दे रखा है, एक पार्टनर को अपनी पार्टनरशिप फर्म से रेम्युनरेशन मिला, सैलरी मिली, कमीशन, बोनस, सैलरी मिला, तो सैलरी और इंटरेस्ट इस पार्टनर के हेड्स में पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगा। तो एक पार्टनर को अपनी पार्टनरशिप फर्म से क्या क्या रिसीव होता है? एक पार्टनरशिप फर्म है, अपने पार्टनर को क्या क्या देती है? इंटरेस्ट देती है, इंटरेस्ट देती है, इसके अलावा सैलरी देती है, इसके अलावा प्रॉफिट शेयर देती है। ठीक है, तो एक पार्टनर को अपनी पार्टनरशिप फर्म से ये 3 चीजें रिसीव होती है, इंटरेस्ट, सैलरी और प्रॉफिट शेयर। ठीक है, अब इसमें से हम बात करते हैं, ये जो इंटरेस्ट और सैलरी है पार्टनर को टैक्सेबल होगा पीजीबीपी हेड में। पार्टनर को टैक्सेबल होगा इंटरेस्ट और सैलरी पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगा। और प्रॉफिट शेयर क्या होगा? प्रॉफिट शेयर तो एग्जेम्प्ट होता है पार्टनर के हेड्स में, एग्जेम्प्ट होता है सेक्शन 10(2)(a) में एग्जेम्प्ट होता है। क्यों एग्जेम्प्ट होता है? क्योंकि इस प्रॉफिट पर पार्टनरशिप फर्म ऑलरेडी टैक्स देने के लिए लायबल है। ठीक है, तो इस प्रॉफिट पर टैक्स कौन देगा? पार्टनरशिप फर्म देंगी। तो ये प्रॉफिट पार्टनर को अलोकेट होके मिला है, अलोकेट होके मिला है पार्टनर को, तो पार्टनर के हेड्स में एग्जेम्प्ट होगा अंडर सेक्शन 10(2)(a). ठीक है, तो यहां तो इतनी बात दे रखी है कि एक पार्टनर को अपनी पार्टनरशिप फर्म से, एक पार्टनर को अपनी पार्टनरशिप फर्म से इंटरेस्ट सैलरी मिला, वो उसको पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ और एडिशनल पॉइंट समझ लेते हैं। एक पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को इंटरेस्ट दे रही है, तो क्या ये पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को इंटरेस्ट देते वक्त टीडीएस डिडक्ट करे क्या अंडर सेक्शन 194(a) में?
ठीक है, एक क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन, ये पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को सैलरी भी दे रही है, तो सैलरी पर टीडीएस काटे क्या सेक्शन 192 में? सैलरी पर टीडीएस सेक्शन 192 में कटता है। तो पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को सैलरी देते वक्त सेक्शन 192 में टीडीएस डिडक्ट करे या ना करे? तो सेक्शन 194 ए में दे रखा है कि एक पार्टनरशिप फर्म जब अपने पार्टनर को इंटरेस्ट देगी उस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगी। ऑन द सेम पैटर्न सेक्शन 192 में भी दे रखा है कि एक पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को सैलरी देगी तो उस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगी सेक्शन 192 में। ठीक है, चलिए, तो और ये बातें कहां दे रखी है? इन टीडीएस के सेक्शंस में एक्सेप्शन दे रखा है, उसमें बोल रखा है पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट देगा तो टीडीएस नहीं काटेगी, और पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को सैलरी देगी तो उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं, स्पेकुलेटिव बिजनेस से इनकम हुई, नॉर्मल बिजनेस से इनकम हुई, पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल है। स्पेकुलेटिव बिजनेस से इनकम हुई, पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगी। स्पेकुलेटिव बिजनेस होता क्या है ये हम बाद में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, फिर एक एक्सपोर्टर को एक्सपोर्ट करने पर गवर्नमेंट से काफी सारे इंसेंटिव मिलते हैं, तो वो इंसेंटिव एक्सपोर्टर को पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होंगे। जैसे क्या इंसेंटिव मिलते हैं? कैश कंपनसेटरी सपोर्ट देती है एक एक्सपोर्टर को गवर्नमेंट, तो ये कैश कंपनसेटरी सपोर्ट एक्सपोर्ट इंसेंटिव है, ये एक्सपोर्टर के एंड्स में टैक्सेबल हो जाएगा। इसके अलावा ड्यूटी ड्रॉबैक अंडर कस्टम्स लॉ, तो ये ड्यूटी ड्रॉबैक क्या होता है? ये ड्यूटी ड्रॉबैक होता है, सपोज एक मैन्युफैक्चरर प्लस एक्सपोर्टर है, वो अपना फाइनल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है, बट अपने फाइनल प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने में, मैन्युफैक्चर करने में एक रॉ मटेरियल कंज्यूम होता है, और वो रॉ मटेरियल इस मैन्युफैक्चरर प्लस एक्सपोर्टर को इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो इंपोर्ट करते वक्त इंपोर्ट ड्यूटी लग जाती है। अब इस मैन्युफैक्चरर प्लस एक्सपोर्टर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है, इंपोर्ट ड्यूटी लगने की वजह से इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है, तो गवर्नमेंट इसको एक्सपोर्ट इंसेंटिव देती है किस फॉर्म में कि आपने फाइनल प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में जो रॉ मटेरियल कंज्यूम किया था उसके इंपोर्टेशन पर आपको जो इंपोर्ट ड्यूटी लगी वो हम आपको सर्टेन परसेंटेज रिफंड कर देते हैं। तो ये ड्यूटी ड्रॉबैक क्या? बेसिकली रॉ मटेरियल के इंपोर्टेशन पर जो इंपोर्ट ड्यूटी लगी उसका रिफंड है, तो ये सब एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स हैं, और ये एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स एक्सपोर्टर को पीजीबीपी हेड पे टैक्सेबल होंगे। इसके अलावा एक एक्सपोर्टर इंपोर्ट लाइसेंस भी लेता है, ये इंपोर्ट लाइसेंस ट्रेडेबल होता है, बेचने पर प्रॉफिट हुआ, ये इंपोर्ट लाइसेंस बेचा, इस पर प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट भी पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगा। इसके अलावा गवर्नमेंट की कुछ और भी स्कीम्स हैं एक्सपोर्टर्स के लिए, जैसे ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक या ड्यूटी फ्री रिप्लेसमेंट सर्टिफिकेट। ये क्या होता है? जैसे गवर्नमेंट ने एक्सपोर्टर को बोला आप 10 करोड़ तक सपोज एक्सपोर्ट कर लेते हो, 10 करोड़ तक अगर आप एक्सपोर्ट कर लेते हो तो आप इंपोर्ट कर सकते हो, और इंपोर्ट पर आपके 10 लाख तक या तो ड्यूटी लगेगी ही नहीं, और अगर लगेगी तो एक बार पे कर देना, बाद में आपको रिफंड हो जाएगी। तो बात ढंग से समझना, एक्सपोर्टर ने एक्सपोर्ट टारगेट मीट आउट कर लिया 10 करोड़ का, तो गवर्नमेंट ने उसको डीईपीबी या ड्यूटी फ्री रिप्लेसमेंट सर्टिफिकेट के थ्रू एक एक्सपोर्ट इंसेंटिव दिया, क्या कि अब आप जब इंपोर्ट करोगे तब आपको 10 लाख तक इंपोर्ट ड्यूटी
पे नहीं करनी है, या तो पे नहीं करनी है, या एक बार पे कर दो बाद में आपको रिफंड मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सब कस्टम्स लॉ में स्कीम होती है डीईपीबी और ड्यूटी फ्री रिप्लेसमेंट सर्टिफिकेट। ठीक है, ये भी ट्रेडेबल होते हैं, ट्रेडेबल होते हैं, आप बेच सकते हो, बेचने पर प्रॉफिट हुआ, पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगा। तो एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होते हैं एक्सपोर्टर के हेड्स में। फिर पॉइंट नंबर 6, एक ट्रेड प्रोफेशनल और सिमिलर एसोसिएशन ने अपने मेंबर्स को स्पेसिफिक सर्विसेज रेंडर की। स्पेसिफिक सर्विसेज रेंडर करने के एवज में इनको इनकम मिली, तो ये इनकम इस ट्रेड प्रोफेशनल और सिमिलर एसोसिएशन के हेड्स में पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगी। ठीक है, जैसे ट्रेड प्रोफेशनल और सिमिलर एसोसिएशन का एक एग्जांपल ये जो क्लब होते हैं, जैसे लॉयर्स क्लब। लॉयर्स क्लब अपने मेंबर को स्पेसिफिक सर्विसेज दे, उससे लॉयर्स क्लब को इनकम रिसीव हो, वो उनको पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगा। अच्छा, स्पेसिफिक सर्विसेज लिखा है, ऑर्डिनरी सर्विसेज भी देते हैं क्या? ऑर्डिनरी सर्विसेज भी देते हैं क्या लॉयर्स क्लब अपने मेंबर्स को? यस। तो ऑर्डिनरी सर्विसेज देने के एवज में लॉयर्स क्लब अपने मेंबर से मेंबरशिप फीस चार्ज करता है। ये मेंबरशिप फीस क्या लॉयर्स क्लब के हेड्स में टैक्सेबल होगी या नहीं? बताइए बताइए। लॉयर्स क्लब को अपने मेंबर्स को कॉमन सर्विसेज, ऑर्डिनरी सर्विसेज देने के एवज में मेंबरशिप फीस रिसीव हुई, तो क्या ये मेंबरशिप फीस लॉयर्स क्लब के हेड्स में टैक्सेबल होगी पीजीबीपी हेड में? तो आंसर है नो, टैक्सेबल नहीं होगी। क्यों? सिर्फ स्पेसिफिक सर्विसेज रेंडर करने से जो इनकम होगी वो लॉयर्स क्लब को टैक्सेबल होगी पीजीबीपी हेड में। ऑर्डिनरी सर्विसेज दी मेंबर्स को, उससे लॉयर्स क्लब को इनकम रिसीव हुई, टैक्सेबल नहीं होगी। क्यों टैक्सेबल नहीं होगी? वहां पर काम आता है आपका प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी। सुना आपने? प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी क्या होता है? मेंबर्स कॉमन फंड इकट्ठा करते हैं और वो फंड मेंबर्स के ही बेनिफिट के लिए खर्च किया जाता है। तो मेंबर्स ने पैसा जमा किया अपना और वो मेंबर्स के बेनिफिट पर ही खर्च हो गया, तो ये कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी। तो इस केस में इनकम रिकॉग्नाइज नहीं की जाती है ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी। तो लॉयर्स क्लब अपने मेंबर को ऑर्डिनरी सर्विसेज देता है, उसके बदले में मेंबर से फीस चार्ज करता है, वो टैक्सेबल नहीं होती है ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी। लेकिन लॉयर्स क्लब अपने मेंबर्स को स्पेसिफिक सर्विसेज दे, जैसे लॉयर्स क्लब के पास एक हॉल है, मेंबर को किराए पर दिया गया और मेंबर से हॉल रेंट चार्ज किया गया, तो क्या ये हॉल रेंट लॉयर्स क्लब के हेड्स में टैक्सेबल इनकम होगा? यस, टैक्सेबल होगा पीजीबीपी हेड में। क्यों? ये हो गया आपका स्पेसिफिक सर्विसेज रेंडर टू मेंबर्स। अच्छा, लॉयर्स क्लब जनरल पब्लिक को हॉल किराए पर दे तो रेंटल इनकम मिलेगी लॉयर्स क्लब को, वो लॉयर्स क्लब को कहां टैक्सेबल होगी? पीजीबीपी हेड में। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत कोई सम रिसीव हुआ, जैसे मैच्योरिटी प्रोसीड्स। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए लेता है कि ये जो एम्प्लॉय है मेरे बिजनेस का कीमैन है, ये एम्प्लॉय मेरे बिजनेस का कीमैन है, इसके लिए मैं इंश्योरेंस पॉलिसी लेता हूं, तो वो पॉलिसी कहलाती है कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। उसका प्रीमियम कौन भरता है? एम्प्लॉयर। तो कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी जब मैच्योर होती है, मैच्योरिटी प्रोसीड मिलती है, ठीक है, तो टैक्सेबल होगी पीजीबीपी हेड में और उस पे बोनस भी मिलता है, वो बोनस भी पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगा। ठीक है, अब यहां तो इतना लिखकर छोड़ दिया। अब पूरे इनकम टैक्स एक्ट में कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर क्या बातें हैं डिटेल में समझते हैं। ठीक है, डिटेल में समझते हैं अभी।
चलिए तो एक चार्ट बनाते हैं हम कि की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी रिसिप्ट। तो मैच्योरिटी रिसिप्ट मिली, मैच्योरिटी रिसिप्ट मिली, मैच्योरिटी रिसिप्ट्स अंडर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, अंडर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, उसके साथ बोनस भी मिला, प्लस बोनस। तो ये मैच्योरिटी प्रोसीड मिली, इसका क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगा, ये कौन से हेड में टैक्सेबल होगी और किसको टैक्सेबल होगी। दो बातें, कौन से हेड में टैक्सेबल होगी और किसको टैक्सेबल होगी। तो अब ढंग से समझना, ये जो मैच्योरिटी प्रोसीड होती है इंक्लूडिंग बोनस, ये पार्टली पैसा रिसीव होता है एम्प्लॉय को और पार्टली एम्प्लॉयर को भी रिसीव होता है। पार्टली रिसीव्ड बाय एम्प्लॉयर, तो पार्टली रिसीव्ड बाय एम्प्लॉयर, पार्टली मिलता है एम्प्लॉयर को और पार्टली रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय। ठीक है, अब पहले एम्प्लॉय की बात कर लेते हैं। पार्टली ये मैच्योरिटी रिसिप्ट रिसीव होती है एम्प्लॉय को। अब इस पे फिर दो बातें, अगर एम्प्लॉय अभी जिंदा है, एम्प्लॉय अलाइव, अगर एम्प्लॉय अभी जिंदा है तो, या दूसरी सिचुएशन अगर एम्प्लॉय की डेथ हो गई तो, एम्प्लॉय डिसीज्ड। दो सिचुएशन, पार्टली पैसा एम्प्लॉय को मिला, एम्प्लॉय को उसके जीते जी ही मिल गया, तो क्या होगा, तो फिर उसको टैक्सेबल हो जाएगा सैलरी हेड में। टैक्सेबल किसको होगा, टैक्सेबल टू एम्प्लॉय अंडर सैलरी हेड। सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा एम्प्लॉय को, और कौन से सेक्शन में, अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 में। आपको ध्यान है सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 क्या होता है, प्रॉफिट्स इन लीव ऑफ सैलरी। ठीक है, तो सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा एम्प्लॉय को अगर जीते जी मिला है कि मैन इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी रिसिप्ट। अच्छा, अगर एम्प्लॉय की डेथ हो गई तो ये पैसा किसको मिलेगा, लीगल हेयर्स को मिलेगा। तो लीगल हेयर्स को टैक्सेबल हो जाएगा, टैक्सेबल टू लीगल, टैक्सेबल टू लीगल हेयर्स, टैक्सेबल हो जाएगा लीगल हेयर्स के हेड्स में। कौन से हेड में टैक्सेबल होगा उनको, अंडर IFOS, मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हेड, और सेक्शन कौन सा, अंडर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 में। ठीक है, अच्छा तो यहां अभी चार्जिंग सेक्शन में जो रेफरेंस आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है कि की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा मिला, वो रेफरेंस आ रहा है आपके एम्प्लॉयर के लिए। एम्प्लॉयर को जो पार्टली रिसीव हुआ ना, वो उसका रेफरेंस है। अगर पार्टली जो एम्प्लॉयर को रिसीव हुआ वो टैक्सेबल एम्प्लॉयर को ही होगा, टैक्सेबल टू एम्प्लॉयर, टैक्सेबल टू एम्प्लॉयर। और कौन से हेड में, पीजीपीपी हेड में, अंडर पीजीबीपी हेड, और अंडर सेक्शन 28 पीजीबीपी हेड का चार्जिंग सेक्शन। तो की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी की ओवरऑल पोजीशन ये है पूरे इनकम टैक्स एक्ट में। और आपको पता है की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी रिसिप्ट टैक्सेबल होती है और उस पे वो 1010D का एग्जेम्पशन नहीं मिलता है। इससे रिलेटेड एक सेक्शन और है, कौन सी, 1010D,
ये एग्जम्पशन इस मैच्योरिटी रिसिप्ट पर नहीं मिलता है। ठीक है, तो की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी रिसिप्ट टैक्सेबल होती है। पार्टली पैसा एम्प्लॉयर को मिलता है, वो उसको पीजीपीपी हेड में टैक्सेबल होता है। पार्टली पैसा एम्प्लॉय को मिलता है, अगर एम्प्लॉय जिंदा है तो एम्प्लॉय को टैक्सेबल हो जाता है सैलरी हेड में, और अगर लीगल हेयर्स को मिलता है आफ्टर डेथ ऑफ एम्प्लॉय तो उस लीगल हेयर्स को टैक्सेबल होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हेड में। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं नॉन कम्पीट फीस एंड एक्सक्लूसिविटी राइट्स। नॉन कम्पीट फी और एक्सक्लूसिविटी राइट्स। एसएससी को अपने कॉम्पिटिटर से नॉन कम्पीट फीस रिसीव हुई, ठीक है, या इस एरिया में मैं ही बिजनेस चलाऊंगा, कॉम्पिटिटर ने ये बोला, एसएससी को उस एरिया से अपना बिजनेस हटाने के लिए बोला, कॉम्पिटिटर ने बोला इस एरिया पर एक्सक्लूसिवली मैं ही बिजनेस चलाऊंगा। ठीक है, तो ये कहलाता है एक्सक्लूसिविटी राइट्स। ये कहलाता है एक्सक्लूसिविटी राइट्स। तो कॉम्पिटिटर से नॉन कम्पीट फीस रिसीव हो तो रेसिपिएंट के हेड्स में टैक्सेबल होगी पीजीपीपी हेड में। इसके लिए हम डिटेल में बात करते हैं। नॉन कम्पीट फीस का आगे और सेक्शन डिटेल में दे रखा है, चार्जिंग सेक्शन 28 का ही है, क्लॉज 5A। क्लॉज 5A, ठीक है। इसमें क्या बोला है, कॉम्पिटिटर से एनी सम रिसीव हुआ या रिसीवेबल है जो रिकरिंग नेचर का है, चाहे कैश में मिले, चाहे काइंड में मिले, अंडर एन एग्रीमेंट मिले। ठीक है, तो कॉम्पिटिटर से एग्रीमेंट हो गया और कॉम्पिटिटर से कुछ सम रिसीव हुआ और वो रिकरिंग नेचर का था, रिकरिंग नेचर का, तो वो पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगा। कॉम्पिटिटर से ये पैसा क्यों मिला? ताकि आप कोई एक्टिविटी इन रिलेशन टू बिजनेस और प्रोफेशन ना करो, तो अपने बिजनेस और प्रोफेशन से रिलेटेड अपनी एक्टिविटी बंद कर दो, कैरी आउट मत करो। तो कॉम्पिटिटर से फीस रिसीव हुई तो ये अमाउंट पीजीपीपी हेड में टैक्सेबल होगा। ठीक है, अब बात करते हैं ये रिकरिंग नेचर का अगर है तो ही पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा और एलोबरेट करते हैं। कैपिटल गेन हेड से भी ये मैटर जुड़ा हुआ है, कैसे अभी समझते हैं। एसएससी को अपने कॉम्पिटिटर से, एसएससी को अपने कॉम्पिटिटर से कुछ अमाउंट रिसीव हुआ, ठीक है, एग्रीमेंट के टाइम पर। ठीक है, एग्रीमेंट के टाइम पर अमाउंट रिसीव हुआ, अमाउंट रिसीव हुआ एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, और वो पैसा क्या था, वन टाइम था, एक बार ही मिला एग्रीमेंट के टाइम, वन टाइम। तो एसएससी को ये टैक्सेबल कहां होगा बताइए? आप बोलोगे सर पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। नहीं, एसएससी ने अपना क्या ट्रांसफर किया है, अपने कॉम्पिटिटर को क्या ट्रांसफर किया है? एसएससी ने अपना राइट टू कैरी ऑन, राइट टू कैरी ऑन बिजनेस और प्रोफेशन ट्रांसफर किया है। तो ये तो कैपिटल एसेट होता है। तो एसएससी ने अपना राइट टू कैरी ऑन बिजनेस और प्रोफेशन ट्रांसफर किया, ये तो कैपिटल एसेट होता है। तो ये वन टाइम पैसा जो मिला एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, ये टैक्सेबल होता है। टैक्सेबल होता है कहां पर? कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होता है। तो यहां किसकी बात चल रही है? अभी तो हम पढ़ के आए कि ये पैसा मिले कॉम्पिटिटर से, नॉन कम्पीट फीस, ये तो पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होता है। तो मैंने बोला ये अगर रिकरिंग नेचर का हो
तो ही पीजीपीपी हेड में टैक्सेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल, एग्रीमेंट के वक्त एक अमाउंट रिसीव हुआ सपोज एग्रीमेंट के वक्त अमाउंट रिसीव्ड हुआ 10 करोड़, ठीक है, ये कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल हो जाएगा एसएससी को। ठीक है, एक अमाउंट था कि एसएससी को अपने कॉम्पिटिटर से कुछ एनुअल बेसिस पर भी कुछ अमाउंट रिसीव होगा, एनुअल अमाउंट या मंथली बेसिस या एनुअल बेसिस पर कुछ अमाउंट और रिसीव होगा। सपोज 1 लाख एवरी ईयर, तो 1 लाख जो एवरी ईयर मिल रहा है वो रिकरिंग नेचर का है, और वो जो रिकरिंग नेचर का है वो टैक्सेबल होगा पीजीपीपी हेड में। ठीक है, तो जो रिकरिंग नेचर का है वो ही पीजीपीपी हेड में टैक्सेबल होगा। जो वन टाइम था वो कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगा एसएससी को। समझ आ गई बात? चलिए, तो आगे दे रखा है, हाउ एवर फॉलोइंग रिसिप्ट्स ऑफ अबो नेचर 1, पॉइंट नंबर 1 पढ़ लिया, उससे रिलेटेड बोल रहे हैं कि अबो नेचर 1 से रिलेटेड ये टैक्सेबल नहीं होंगे सेक्शन 28 में। अगर कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल हो गई है ये रिसिप्ट, तो फिर पीजीपीपी हेड में टैक्सेबल नहीं होगी। तो कैपिटल गेन हेड में कौन सी रिसिप्ट टैक्सेबल हुई है? ये वाली, ये कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल हो गई है, तो पीजीपीपी हेड में टैक्सेबल नहीं होगी। तो पीजीपीपी हेड में कौन सी टैक्सेबल होगी? जो रिकरिंग नेचर की है वही पीजीपीपी हेड में टैक्सेबल होगी। क्लियर है? तो ये पॉइंट दे रखे हैं आपने, कैपिटल गेन हेड में पढ़ा होगा वो सेल्फ जनरेटेड एसेट, गुडविल ऑफ ए बिजनेस और प्रोफेशन, राइट लू मार्क्स, टीनेंसी राइट्स, राइट टू कैरी ऑन ए बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है, तो अगर ये रिसिप्ट कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल हो गई ऑन अकाउंट ऑफ, एसएससी ने क्या ट्रांसफर किया? राइट टू मैन्युफैक्चर, प्रोड्यूस और प्रोसेस एनी आर्टिकल और थिंग, और अगर ट्रांसफर किया एसएससी ने राइट टू कैरी ऑन बिजनेस और प्रोफेशन, तो ये तो कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल हो जाता है। ठीक है, तो अगर कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल हो गया है तो फिर पीजीपीपी हेड में टैक्सेबल नहीं होगा। बट कैपिटल गेन हेड में कौन सा वाला टैक्सेबल होता है? वन टाइम वाला टैक्सेबल होता है कैपिटल गेन हेड में, और जो रिकरिंग नेचर का एनुअल बेसिस पर रिसीव हो रहा है वो पीजीपीपी हेड में टैक्सेबल होता है। समझे बात? चलिए अब आगे सेकंड पॉइंट दे रखा है इसमें, नॉट शेयरिंग एनी नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, फ्रेंचाइजी, लाइसेंस और एनी अदर बिजनेस और कमर्शियल राइट्स ऑफ सिमिलर नेचर। तो एसएससी ने पेटेंट दिया, पेटेंट की फीस चार्ज की। ठीक है, आजकल कैसे एग्रीमेंट बनते हैं कि ठीक है पेटेंट तो ले लो आप 1 लाख रुपए में, पेटेंट आप ले लो 1 लाख रुपए में। ठीक है, और 1 लाख तो हमको ये दो, दूसरा 99 लाख रुपीस और दो। हमने आपको जो पेटेंट दिया है हम किसी और के साथ शेयर नहीं करेंगे। ठीक है, तो पेटेंट दे रहे हैं हम आपको, आप 1 लाख रुपया दो। ठीक है, और 99 लाख रुपीस और दो, हमने आपको जो पेटेंट दिया है वो किसी और के साथ हम शेयर नहीं करेंगे। तो ये जो 99 लाख मिला वो पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगा, और जो 1 लाख मिला है वो भी पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगा। ठीक है, और अगर एसएससी को कहा गया कि आप कोई इंफॉर्मेशन और टेक्निक शेयर नहीं करोगे, किसी दूसरे पर्सन के साथ कोई इंफॉर्मेशन है, टेक्निक है, शेयर नहीं करोगे जो असिस्ट करती है इन द मैन्युफैक्चर और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स में या प्रोविजन ऑफ सर्विस में, सर्विस प्रोवाइड करने में वो यूज होती है इंफॉर्मेशन या टेक्निक, या गुड्स मैन्युफैक्चर करने में या प्रोसेस में यूज होती है वो इंफॉर्मेशन और टेक्निक। वो इंफॉर्मेशन और टेक्निक आप किसी के साथ शेयर नहीं करोगे। तो ये सब एसएससी को अपने कॉम्पिटिटर से मिल रहा है
पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर एसएससी को कंपनसेशन रिसीव हुआ, कंपनसेशन किससे रिसीव हुआ? फ्रॉम द मॉन्ट्रियल फंड ऑफ द मल्टीलैटरल फंड ऑफ द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंसेस दैट डेप्लीट ओजोन लेयर। देखिए, इंडिया की गवर्नमेंट ने यूनाइटेड नेशंस के साथ एक एग्रीमेंट कर रखा है, एनवायरमेंटल प्रोग्राम बना रखा है कि ओजोन लेयर को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। तो इंडिया में जो कोई भी फैक्ट्री वाला, फैक्ट्री ओनर ऐसे प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करता है जिससे पोल्यूशन बहुत होता है और उससे ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचता है, तो इंडिया की गवर्नमेंट उस इंडस्ट्री को बंद करवा देगी कंपनसेशन देकर। तो रेसिपिएंट को जो कंपनसेशन मिलेगा वो टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, चलिए ये बात हमने की नॉन कंपीट फीस को लेकर सेक्शन 28 क्लॉज 5A। अब बात करते हैं आगे और चार्जिंग सेक्शन 28 चल रहा है हमारा। पॉइंट नंबर 9, कुछ लोगों को कंपनसेशन रिसीव होना तो उनको पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगा। जैसे इसको भी डिटेल में बात कर लेते हैं हम। कुछ लोगों को कंपनसेशन रिसीव होगा तो उनको पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगा। कौन से लोगों को? पॉइंट नंबर ए, एनी पर्सन जो किसी इंडियन कंपनी के अफेयर्स मैनेज करता है होली और सब्सटेंशियली। एक पर्सन है जो किसी इंडियन कंपनी के अफेयर्स मैनेज करता है होली और सब्सटेंशियली। उस पर्सन को अपना मैनेजमेंट टर्मिनेट होने पर कंपनसेशन मिला या उससे रिलेटेड कोई टर्म्स कंडीशन में मॉडिफिकेशन हुआ तो उसके एवज में कंपनसेशन मिला। कंपनसेशन कब मिला? एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ मैनेजमेंट या उसमें मॉडिफिकेशन हुआ उस वक्त। तो रेसिपिएंट के हैंड्स में ये कंपनसेशन टैक्सेबल होगा पीजीबीपी हेड में। या अगर अदर कंपनी हो तो पॉइंट नंबर ए और बी में बहुत छोटा सा फर्क है। पॉइंट नंबर ए में बोला इंडियन कंपनी के कनेक्शन में मैनेजमेंट टर्मिनेट हुआ। पॉइंट नंबर बी में बोल रहे एनी अदर कंपनी का मैनेजमेंट टर्मिनेट हुआ तो जिस पर्सन के पास ये मैनेजमेंट था उस पर्सन को कंपनसेशन मिलेगा तो उसको टैक्सेबल हो जाएगा पीजीबीपी हेड में। या थर्ड पॉइंट में तो कह रहे हैं एनी पर्सन जिसके पास इंडियन एजेंसी है फॉर द पार्ट ऑफ एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस ऑफ एनी अदर पर्सन, किसी अदर पर्सन की एजेंसी उसने ले रखी है इंडिया में, उस एजेंसी का टर्मिनेशन हो गया या एजेंसी की टर्म्स कंडीशन में मॉडिफिकेशन हुआ, उसके एवज में इस एजेंट को इसकी एजेंसी टर्मिनेट कर दी गई, एजेंट को कंपनसेशन मिला अपने प्रिंसिपल्स से एजेंसी टर्मिनेट होने पर, तो एजेंट के हैंड्स में पीजीबीपी हेड में ये कंपनसेशन टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट रखा है एनी पर्सन फॉर और इन कनेक्शन विथ वेस्टिंग इन द गवर्नमेंट और कॉर्पोरेशन ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ हिज बिजनेस और प्रॉपर्टी। किसी पर्सन का बिजनेस या प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया, किसी पर्सन के बिजनेस या प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया या किसी गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन ने टेक ओवर कर लिया, बदले में उस पर्सन को कंपनसेशन रिसीव हुआ तो वो उस रेसिपिएंट के हैंड्स में टैक्सेबल होगा पीजीबीपी हेड में। और या किसी कॉन्ट्रैक्ट का टर्मिनेशन हुआ, वो कॉन्ट्रैक्ट था रिलेटिंग टू बिजनेस, मतलब बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट का टर्मिनेशन हुआ, उसके एवज में किसी भी पर्सन को कंपनसेशन मिला, वो कंपनसेशन चाहे कैपिटल नेचर का था चाहे रेवेन्यू नेचर का था। ठीक है, टैक्सेबल हो जाएगा रेसिपिएंट के एंड्स में पीजीबीपी हेड में। फिर हमने ऊपर पढ़ा था स्पेकुलेटिव बिजनेस से इनकम हुई वो पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होती है। तो स्पेकुलेटिव बिजनेस से इनकम हुई वो पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होती है। इससे रिलेटेड एक पॉइंट नीचे दे रखा है,
स्पेकुलेटिव प्रॉफिट हमने पढ़ा, चार्जिंग सेक्शन 28 कह रहा है कि स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम पीजीपीपी हेड में टैक्सेबल होगी, लेकिन स्पेकुलेटिव बिजनेस को नॉर्मल बिजनेस से अलग माना जाएगा। इसलिए अगर एसएससी मान लो दो बिजनेस रन कर रहा है, एक नॉर्मल बिजनेस है और एक स्पेकुलेटिव बिजनेस है, तो दोनों की बुक्स ऑफ अकाउंट्स अलग मेंटेन करें। क्यों? नॉर्मल बिजनेस से जो नॉर्मल प्रॉफिट होगा और मान लो स्पेकुलेटिव बिजनेस से लॉस हो गया, तो वो स्पेकुलेशन लॉस अपने नॉर्मल बिजनेस की इनकम से सेट ऑफ नहीं करा सकता। ऐसा गवर्नमेंट ने सेक्शन 73 में लिखा है। 73 में लिखा है कि स्पेकुलेशन लॉस नॉर्मल बिजनेस की इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकता। तो अगर एसएससी दो बिजनेस करता है तो स्पेकुलेटिव बिजनेस को सेपरेट और डिस्टिंक्ट बिजनेस माना जाएगा, ठीक है। और स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम भी पीजीपीपी हेड में टैक्सेबल होगी। स्पेकुलेटिव बिजनेस में लॉस हो गया तो एसएससी अपने नॉर्मल बिजनेस की इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकता ड्यू टू रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय सेक्शन 73। चलिए स्पेकुलेटिव का मीनिंग डिटेल में और समझेंगे आगे चलकर। अभी पॉइंट नंबर 10 समझते हैं। तो पॉइंट नंबर 10 को हम लिख कर समझते हैं, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 10 में बेसिकली क्या दे रखा है? पॉइंट नंबर 10 में दे रखा है, अगर एसएससी सेक्शन 35 एडी वाला स्पेसिफाइड बिजनेस कर रहा है, स्पेसिफाइड बिजनेस कर रहा है 35 एडी वाला। अच्छा, टोटल कितने बिजनेस स्पेसिफाइड है? 14 बिजनेसेस स्पेसिफाइड बिजनेस है, ठीक है। जैसे वेयर हाउस ऑफ शुगर, वेयर हाउस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस वगैरह वगैरह, या इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी का बिजनेस, ठीक है। तो स्पेसिफाइड बिजनेस टोटल गवर्नमेंट ने 14 बिजनेसेस को स्पेसिफाइड बिजनेस बोला है। उसके लिए एक अलग सेक्शन बनाया है, सेक्शन 35 एडी पीजीपीपी हेड में। इस सेक्शन में गवर्नमेंट ने क्या लिखा कि अगर एसएससी इस स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर करता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर करता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर करता है मतलब क्या? एसेट्स परचेज करता है। एसएससी अपने इस स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए एसेट्स परचेज करता है। सपोज एसेट परचेज की गई 10 लाख की स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए, तो इसे बिजनेस एक्सपेंडिचर मानकर एसएससी को इस पूरे कैपिटल एक्सपेंडिचर का 100% डिडक्शन मिल जाएगा। 100% डिडक्शन मिल जाएगा। 10 लाख का कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, 10 लाख का पूरा डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या माना जा रहा है? बिजनेस एक्सपेंडिचर। इसको माना जा रहा है बिजनेस एक्सपेंडिचर मानते हुए पूरा का पूरा इस कैपिटल एक्सपेंडिचर का 100% डिडक्शन मिल रहा है। 10 लाख की एसेट खरीदी, 10 लाख का पूरा डिडक्शन मिल गया, ठीक है। अब कल को अगर एसएससी इन फ्यूचर इन कैपिटल एसेट्स को सेल कर दे तो इन फ्यूचर एसेट्स सोल्ड, 10 लाख की एसेट खरीदी थी, 10 लाख का पूरा डिडक्शन मिल गया था। अब इन एसेट्स को एसएससी ने फ्यूचर में सेल कर दिया। अगर सेल वैल्यू 3 सिचुएशन बनाते हैं हम। सेल वैल्यू अगर है सपोज 2 लाख, ये सारी एसेट्स बिक गई 35 एडी वाली 2 लाख में, या दूसरी सिचुएशन 10 लाख में खरीदी थी, 10 लाख में ही बिक गई, ठीक है। या तीसरी सिचुएशन 10 लाख में खरीदी थी, 11 लाख में बिकी,
ठीक है, तो चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, ये एसेट कितने में भी सेल हुई हो, चाहे 2 लाख में सेल हुई हो, चाहे 10 लाख में सेल हुई हो, चाहे 11 लाख में सेल हुई हो, फुल सेल वैल्यू को क्या माना जाएगा? बिजनेस इनकम। और ये बिजनेस इनकम टैक्सेबल हो जाएगी पीजीबीपी हेड में। बिजनेस इनकम है, टैक्सेबल हो जाएगी अंडर सेक्शन 28 पीजीबीपी हेड में। अब एक खास बात बताऊं, वैसे अगर आप बिजनेस की कैपिटल एसेट सेल करते हो आपको कैपिटल गेन होता है, ठीक है, अगर वो डेप्रिशिएबल एसेट है कैपिटल गेन होता है। बट अगर आपने 35AD वाले बिजनेस के लिए एसेट खरीदी तो फिर आप उस पर डेप्रिसिएशन नहीं ले सकते, तो उसका डिडक्शन आपको 35AD में पूरा मिल जाता है 100%। इन फ्यूचर आप 35AD वाले बिजनेस के एसेट सेल करते हो तो फुल सेल वैल्यू को बिजनेस इनकम माना जाएगा। अगर ये एसेट 2 लाख में बिकी तो 2 लाख बिजनेस इनकम, अगर 10 लाख में बिकी, अगर 10 लाख में बिकी तो 10 लाख बिजनेस इनकम माना जाएगा, और अगर 11 लाख में बिकी तो पूरी की पूरी वर्ड क्या है? फुल सेल वैल्यू को बिजनेस इनकम माना जाएगा। मतलब इन एसेट के सेल पर कैपिटल गेन नहीं होगा। ढंग से सुनना, इन एसेट्स के सेल पर एसएससी को कैपिटल गेन नहीं होगा, बिजनेस इनकम होगी। कारण समझना, जब एसएससी ने ये एक्सपेंडिचर किया तब उसको क्या माना गया? बिजनेस एक्सपेंडिचर। अब ये एसेट सेल हो गई तो इस पर जो सेल वैल्यू मिली उसे क्या माना जाएगा? बिजनेस इनकम माना जाएगा। कारण पहले क्या माना गया? बिजनेस एक्सपेंडिचर। कारण पहले बिजनेस एक्सपेंडिचर माना गया, अब सेल वैल्यू मिली है तो उसे पूरी की पूरी बिजनेस इनकम माना जाएगा और वो टैक्सेबल होगी अंडर सेक्शन 28। फिर तो ये पॉइंट याद रखा है, any sum received or receivable in cash or in kind by reason of any capital asset, demolished, destroyed, discarded, transferred, तो जो सेल वैल्यू मिलेगी वो टैक्सेबल होगी पीजीबीपी हेड में अगर एसएससी इस कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन ले चुका है अंडर सेक्शन 35AD। हाँ, ये जरूर दे रखा है कि अदर देन लैंड गुडविल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है वैसे, बट इन कैपिटल एक्सपेंडिचर का सेक्शन 35AD में डिडक्शन नहीं मिलता है। तो इनको छोड़कर लैंड गुडविल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मतलब शेयर सिक्योरिटीज, इस पर एसएससी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर करता है उसका डिडक्शन 35AD में मिलता ही नहीं है। तो इन 3 के अलावा अगर एसएससी और कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करता है स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए तो उन कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन एसएससी को 35AD में मिल जाता है। अब ये 35AD वाले बिजनेस के लिए कैपिटल एसेट खरीदी, कैपिटल एक्सपेंडिचर किया मतलब एसेट खरीदी, अब ये एसेट सेल हुई, पूरी की पूरी सेल वैल्यू बिजनेस इनकम मानी जाएगी। फिर पॉइंट नंबर 11, एसएससी ने अपने स्टॉक इन्वेंट्री को कन्वर्ट कर दिया कैपिटल एसेट में, तो कन्वर्जन के टाइम इस स्टॉक की जो फेयर मार्केट वैल्यू थी उसे बिजनेस इनकम माना जाएगा। तो एसएससी ने अपने स्टॉक को कैपिटल एसेट में कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्जन के टाइम पर इस स्टॉक की जो फेयर मार्केट वैल्यू थी इसे बिजनेस इनकम माना जाएगा। ठीक है, अच्छा ऐसा कोई पॉइंट कैपिटल गेन हेड में भी है क्या? है, क्या है? देखो कंपेयर करके देखना, कैपिटल गेन हेड में एक सेक्शन है सेक्शन 45 सबसेक्शन 2, उसमें क्या बोलते हैं, आप अपनी कैपिटल एसेट को अगर कन्वर्ट कर लेते हो स्टॉक इन ट्रेड में तो कैपिटल गेन हेड अप्लीकेबल होगा। ठीक है, अच्छा अभी जो हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 28 में,
क्या पढ़ रहे हैं? एसएससी के लिए पहले वो स्टॉक था, एसएससी ने स्टॉक इन ट्रेड को कन्वर्ट कर दिया कैपिटल एसेट में, ठीक है, कैपिटल एसेट में। तो इस स्टॉक की जो फेयर मार्केट वैल्यू है इससे बिजनेस इनकम कहा जाएगा, इसे बिजनेस इनकम कहा जाएगा। ये टैक्सेबल होगी अंडर सेक्शन 28, ठीक है। हालांकि पूरा प्रोविजन हम डिटेल में आगे चलकर फिर समझेंगे, अभी तो जस्ट हम हेडलाइन पढ़ रहे हैं कि सेक्शन 28 में क्या क्या दे रखा है। तो अगर कोई पर्सन अपने स्टॉक को कन्वर्ट कर लेता है कैपिटल एसेट में, तो उसकी स्टॉक की फेयर मार्केट वैल्यू को बिजनेस इनकम कहा जाएगा, ठीक है। और फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे इस स्टॉक की, उसका डिटेल में प्रोसीजर भी दे रखा है, वो भी बाद में समझेंगे, ठीक। चलिए, तो सेक्शन 28 में क्या क्या दे रखा था कि किसी भी बिजनेस प्रोफेशन का गेन, प्रॉफिट और गेन है वो पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगा। कोई बेनिफिट और परक्यूजिट मिला, चाहे वो मनी में कन्वर्टेबल है चाहे नहीं है, मिला फ्रॉम बिजनेस और एक्सरसाइज ऑफ प्रोफेशन, तो उस बेनिफिट और परक्यूजिट की फेयर मार्केट वैल्यू पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगी। थर्ड क्या दे रखा था, एक पार्टनर को अपनी पार्टनरशिप फर्म से इंटरेस्ट मिला, रेम्युनरेशन मिला, वो उस पार्टनर को पीजीबीपी हेड पे टैक्सेबल होगा। या स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम टैक्सेबल पीजीबीपी हेड में होगी। एक्सपोर्टर को एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स मिले, वो पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होंगे। फिर पॉइंट नंबर 6 में क्या बोला, किसी ट्रेड, प्रोफेशनल और सिमिलर एसोसिएशन को अपने मेंबर्स को स्पेसिफिक सर्विसेज रेंडर करने से इनकम रिसीव हुई, वो इस ट्रेड, प्रोफेशनल और सिमिलर एसोसिएशन के हेड्स में पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगी। या एक एम्प्लॉयर को की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी रिसिप्ट मिली इंक्लूडिंग बोनस, तो जितना पोर्शन एम्प्लॉयर को रिसीव हुआ एम्प्लॉयर को टैक्सेबल होगा पीजीबीपी हेड में। या कॉम्पिटिटर से नॉन कॉम्पीट फीस रिसीव हुई, पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगी। या किसी पर्सन को कॉम्पनसेशन रिसीव हुआ अपने एजेंसी टर्मिनेशन का या किसी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट के टर्मिनेशन का कंपनसेशन रिसीव हुआ, तो रेसिपिएंट के हेड्स में पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगा। या 35 AD वाले स्पेसिफाइड बिजनेस की एसेट सेल करने पर पूरी की पूरी सेल वैल्यू बिजनेस इनकम माना जाएगा। या फिर पॉइंट नंबर 11 में क्या बोला, अगर कोई पर्सन अपने स्टॉक को कैपिटल एसेट में कन्वर्ट कर लेता है तो उस स्टॉक की कन्वर्जन डेट को जो फेयर मार्केट वैल्यू थी बिजनेस इनकम माना जाएगा। टोटल 11 पॉइंट दे रखे हैं चार्जिंग सेक्शन 28 में, ठीक है। तो पीजीबीपी हेड में ये सब टैक्सेबल होगा। अब बात करते हैं सेक्शन 29 की, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल प्रॉफिट। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल प्रॉफिट सेक्शन 29 में क्या बोल रहे हैं कि पीजीबीपी हेड में आप जो भी इनकम कंप्यूट करोगे, पीजीबीपी हेड की इनकम कंप्यूट करते वक्त आपको प्रोविजंस जो सेक्शन 30 से लेकर 43D तक के प्रोविजंस है उनको ध्यान में रखते हुए, सेक्शन 30 से 43D तक के प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए पीजीबीपी हेड की इनकम कंप्यूट करनी होगी, ठीक है। चलिए, अब यहां से आपके पीजीबीपी हेड के डिडक्शंस शुरू हो रहे हैं। देखिए, पीजीबीपी हेड में सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा कि एक पर्सन, एक बिजनेसमैन है, वो अपने बिजनेस का P&L अकाउंट बनाता है, इधर वो एक्सपेंसेस लिखता जाता है बड़ा चढ़ाकर एक्सपेंस लिखने की वजह से इधर जो नेट प्रॉफिट आता है वो बहुत कम हो जाता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट बोलती है कि हम आपको पीजीबीपी हेड में जो एक्सपेंसेस अलाउ करेंगे उसके लिए, तो वो जो हम एक्सपेंसेस अलाउ करेंगे वो कौन से सेक्शन में अलाउ होंगे और वो एक्सपेंसेस अलाउ होने की कंडीशंस क्या है, वो एक्सपेंसेस आपको सेक्शन 30 से 37 सबसेक्शन 1 में अलाउ होंगे। तो पीजीबीपी हेड में एक्सपेंसेस का डिडक्शन सेक्शन 30 से 37 सबसेक्शन 1 में मिलता है। क्लियर?
तो इसके लिए एक हम समझते हैं स्कीम ऑफ अलायबिलिटी। स्कीम ऑफ अलायबिलिटी एक हेडिंग दे रखा है, स्कीम ऑफ अलायबिलिटी ऑफ एक्सपेंसेस। इसको समझने से पहले एक बात समझना, आप सीए स्टूडेंट हो, फाउंडेशन क्लियर किया, फाउंडेशन तो जस्ट एंट्रेंस एग्जाम है, तो सीए की मेन स्टेजेस क्या है, सीए इंटर और सीए फाइनल। ये दोनों स्टेजेस क्लियर करने पर सीए बन जाएंगे। ठीक है, अभी इसको मैं इन प्रोविजन से कनेक्ट करूंगा, कोई फर्जी बात नहीं बोल रहा हूं। सीए इंटर सीए फाइनल करने पर सीए बन जाते हैं। ठीक है, तो अभी इस बात को मैं इस प्रोविजन से कनेक्ट करूंगा। तो पॉइंट नंबर 1, कोई स्टूडेंट है, वो सीए इंटर क्लियर हो गया, सीए फाइनल क्लियर हो गया, सीए बन जाएगा? यस, बन जाएगा। सेकंड सिचुएशन, कोई स्टूडेंट सीए इंटर हो गया, सीए फाइनल नहीं हो पाया, बहुत खराब सिचुएशन है, बहुत खराब है। तो सीए इंटर हो गया, सीए फाइनल नहीं हुआ, तो सीए नहीं बन पा रहा बेचारा। ठीक है, बहुत दिक्कत वाली बात है, नहीं होना चाहिए, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो। थर्ड पॉइंट, सीए इंटर नहीं हुआ तो सीए फाइनल अपीयर नहीं कर सकता, तो वो सीए नहीं बना। तो किन सिचुएशन में कोई पर्सन सीए बनेगा? सीए इंटर हो जाए, सीए फाइनल हो जाए तो सीए कंप्लीट। ठीक है, अब मैं जो प्रोविजंस है उसको इससे कनेक्ट करता हूं। पीजीबीपी हेड में गवर्नमेंट ने बना रखा है एक अलायबिलिटी राउंड, या हम बोले अलायबिलिटी सेक्शंस। अलायबिलिटी राउंड बोल दो या अलायबिलिटी के सेक्शन बोल दो। तो अलायबिलिटी राउंड, और एक दे रखा है डिस अलायबिलिटी राउंड। डिस अलायबिलिटी राउंड। अब प्रोविजन से कनेक्ट करता हूं। अगर कोई एक्सपेंस है, एक्सपेंस फाइनली अलाउ होगा या नहीं? एक्सपेंस है वो फाइनली अलाउ होगा पीजीबीपी हेड में या नहीं, समझते हैं। अलायबिलिटी राउंड में गवर्नमेंट ने सेक्शन दिए हैं, सेक्शन 30 से 37 सबसेक्शन 1। और डिस अलायबिलिटी राउंड में गवर्नमेंट ने सेक्शन दिए हैं 37 2B, 38, 40 कैपिटल A और 43B। ठीक है, तो अलायबिलिटी राउंड और डिस अलायबिलिटी राउंड। पीजीबीपी हेड में 2 राउंड चलते हैं। किसी भी एक्सपेंस को फाइनली अलाउ होना है तो उसे अलायबिलिटी राउंड में अलाउ होना होगा और डिस अलायबिलिटी राउंड में डिसअलाउ नहीं होना होगा। अलायबिलिटी राउंड में अलाउड और डिस अलायबिलिटी राउंड में डिसअलाउ नहीं होना है, तब जाके वो एक्सपेंस फाइनली अलाउ होगा अंडर पीजीबीपी हेड। मतलब पीजीबीपी हेड में अगर किसी एक्सपेंस को फाइनली अलाउ होना है तो उसको 2 राउंड क्लियर करने होंगे। अलायबिलिटी राउंड में वो अलाउड होना चाहिए और डिस अलायबिलिटी राउंड में वो डिसअलाउड नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट सिचुएशन, वो अलायबिलिटी राउंड में अलाउड है, डिस अलायबिलिटी राउंड में डिसअलाउड नहीं हुआ, मतलब अलाउड है तो वो एक्सपेंस फाइनली अलाउ हो जाएगा। अगर वो अलायबिलिटी राउंड में अलाउ हो गया लेकिन डिस अलायबिलिटी राउंड में डिसअलाउ हो गया तो वो एक्सपेंस फाइनली अलाउ नहीं हो पाएगा। ठीक है, और थर्ड, वो एक्सपेंस तो अलायबिलिटी राउंड में ही अलाउ नहीं है तो उसको डिस अलायबिलिटी राउंड में एग्जामिन भी नहीं करना है और वो एक्सपेंस फाइनली अलाउ नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो ये बातें यहां दे रखी है। पीजीबीपी हेड में एक्सपेंसेस की अलायबिलिटी को लेकर
अगर ये एक्सपेंस सेक्शन 30 से 37 सबसेक्शन 1 में अलाउ ही नहीं है तो डिसअलाउड। अगर सेक्शन 30 से 37 सबसेक्शन 1 में अलाउड है लेकिन डिसअलाउ कर दिया डिसअलाउबिलिटी राउंड के सेक्शंस ने, सेक्शन 37 टू बी, सेक्शन 38, 40 कैपिटल ए, 43 बी में, तो डिसअलाउड रहेगा। और अगर ये एक्सपेंस अलाउएबल है अंडर सेक्शन 30 टू 37 सबसेक्शन 1 और ये डिसअलाउ नहीं हुए डिसअलाउबिलिटी राउंड के सेक्शन 37 टू बी, 38, 40 कैपिटल ए, 43 बी में डिसअलाउ नहीं हुए तो ये एक्सपेंस फाइनली अलाउ हो जाएंगे। इसका मतलब फॉर अलाउबिलिटी ऑफ एक्सपेंस क्या दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, वो एक्सपेंस सेक्शन 30 से 37 सबसेक्शन 1 में अलाउएबल होना चाहिए और डिसअलाउएबल नहीं होना चाहिए सेक्शन 37 सबसेक्शन 2B, 38, 40 कैपिटल ए, 43 बी में डिसअलाउ नहीं होना चाहिए। तब जाके वो एक्सपेंस फाइनली अलाउ होगा अंडर पीजीबीपी हेड। ठीक है, चलिए तो आगे बात करते हैं और अलाउएबिलिटी राउंड से शुरुआत करते हैं। अलाउएबिलिटी राउंड कहां से शुरू होता है? सेक्शन 30 से 37 सबसेक्शन 1। ये कहा जाता है कि पीजीबीपी हेड में एक्सपेंसेस का डिडक्शन सेक्शन 30 से 37 सबसेक्शन 1 में मिलता है। तो सेक्शन 30 और 31 ये एसेट्स रिलेटेड एक्सपेंसेस की बात करते हैं। दोनों सेक्शन 30, 31 दोनों एसेट्स रिलेटेड एक्सपेंसेस की बात करते हैं। तो इसको हम ऐसे समझते हैं, एसेट्स रिलेटेड एक्सपेंसेस, एसेट्स रिलेटेड एक्सपेंसेस सेक्शन 30 और 31। सेक्शन 30 बात करता है बिल्डिंग के एक्सपेंसेस की और 31 बात करता है प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर के एक्सपेंसेस की। अच्छा, सेक्शन 31 जो बिल्डिंग के एक्सपेंसेस की बात करता है, कौन कौन से एक्सपेंसेस? रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस। बताइए बिल्डिंग के लिए कौन कौन से टैक्सेस होते हैं? म्युनिसिपल टैक्स, लोकल टैक्स, ग्राउंड रेंट और लैंड रेवेन्यू। ठीक है, और इसके अलावा रिपेयर का खर्चा, बिल्डिंग रिपेयर कराई, बिल्डिंग रिपेयर करवाई तो रिपेयर का खर्चा। हाँ, ये रिपेयर जो है वो करंट नेचर की, रेवेन्यू नेचर की रिपेयर होनी चाहिए। और फिर है इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, तो बिल्डिंग के 4 खर्चे, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, रिपेयर्स, इंश्योरेंस प्रीमियम। मैंने बोला रिपेयर जो है वो करंट नेचर की होनी चाहिए या इसको हम कह सकते हैं रेवेन्यू नेचर की रिपेयर होनी चाहिए। अगर रिपेयर कैपिटल नेचर की है तो पीजीबीपी हेड में अलाउ नहीं होगी। हाँ, कैपिटल नेचर की रिपेयर है तो एसएससी उस पर डेप्रिसिएशन जरूर क्लेम कर सकता है, लेकिन वो रिपेयर सेक्शन 30 में तो अलाउ नहीं होगी, कारण सेक्शन 30 में सिर्फ रेवेन्यू नेचर की रिपेयर ही अलाउ होती है। फिर प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर से रिलेटेड रेंट अलाउ नहीं होता है, रेट्स और टैक्सेस होते नहीं है। हाँ, रिपेयर का खर्चा, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर की रिपेयर कराई, बट हाँ ये रिपेयर भी सिर्फ करंट या हम कहें रेवेन्यू नेचर की ही अलाउ होगी, कैपिटल नेचर की रिपेयर अलाउ नहीं होगी। प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर की सेक्शन 31 में हाँ कैपिटल नेचर की रिपेयर पर एसएससी डेप्रिसिएशन जरूर क्लेम कर सकता है। और इस प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर का इंश्योरेंस प्रीमियम अलाउ होगा क्या? यस, इंश्योरेंस प्रीमियम अलाउ होगा। ये प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर एसएससी के बिजनेस प्रोफेशन में यूज हो रहा है तो इसका रिपेयर का खर्चा, इंश्योरेंस प्रीमियम का खर्चा लग जाएगा सेक्शन 31 में।
और 30 में बिल्डिंग के खर्चे, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, रिपेयर्स, इंश्योरेंस प्रीमियम का खर्चा अलाउ हो जाता है सेक्शन 30 में। तो सेक्शन 30 और 31 एसेट्स रिलेटेड एक्सपेंसेस को डील करते हैं। अब कुछ खास बातें जैसे रिपेयर रेवेन्यू नेचर की होनी चाहिए। अच्छा, रेंट को लेकर, बिल्डिंग का रेंट है, बिल्डिंग काम आनी चाहिए एसएससी के बिजनेस और प्रोफेशन में ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। बिल्डिंग का रेंट अलाउ हो जाएगा सेक्शन 30 में, लेकिन वो बिल्डिंग हायर्ड बिल्डिंग हो। अगर ओन्ड बिल्डिंग है तो रेंट अलाउ नहीं होगा। हायर्ड बिल्डिंग है, एसएससी हायर्ड बिल्डिंग में अपना बिजनेस प्रोफेशन रन कर रहा है तो रेंट अलाउ हो जाएगा सेक्शन 30 में। रिपेयर का खर्चा अलाउड है। अब एक खास बात समझना, एसएससी टेनेंट है, वो लैंडलॉर्ड से बिजनेस प्रीमाइजेस किराए पर लेकर उन प्रीमाइजेस पर अपना बिजनेस चला रहा है, ठीक है। और जो रेंट एग्रीमेंट हुआ एसएससी टेनेंट है, रेंटेड प्रीमाइजेस पर वो अपना बिजनेस चला रहा है। रेंट एग्रीमेंट में लैंडलॉर्ड ने बोला रिपेयर का खर्चा कराने के लिए मैं जिम्मेदार हूं, लेकिन लैंडलॉर्ड ने खर्चा किया नहीं, रिपेयर करवाई नहीं। मजबूरी में एसएससी टेनेंट को रिपेयर का खर्चा बियर करना पड़ा, ठीक है। जबकि रेंट एग्रीमेंट के मुताबिक रिपेयर का खर्चा करने के लिए बाउंड था लैंडलॉर्ड, ठीक है। बट एसएससी टेनेंट है, बिजनेस प्रीमाइजेस उसने किराए पर लिए हैं। तो इस सिचुएशन में अगर रेंट एग्रीमेंट के मुताबिक टेनेंट एसएससी लायबल भी नहीं था रिपेयर करवाने के लिए, टेनेंट एसएससी लायबल भी नहीं था रिपेयर करवाने के लिए, उसके बावजूद टेनेंट एसएससी ने रिपेयर करवा दी, तो ये रिपेयर का खर्चा तब अलाउ होगा या नहीं? तब भी अलाउ होगा, समझे बात। फिर इंश्योरेंस प्रीमियम अलाउड है, म्युनिसिपल टैक्सेस, लोकल टैक्सेस। अच्छा, ये दो टैक्सेस कौन लगाता है? म्युनिसिपल अथॉरिटी लगाती है। और फिर दो टैक्सेस और है, लैंड रेवेन्यू, ग्राउंड रेंट। ये कौन लगाता है? ये लैंड रेवेन्यू, ग्राउंड रेंट ये कौन लगाता है? ये लगाती है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। ये प्रॉपर्टी टैक्सेस है, अलाउ हो जाएंगे सेक्शन 30 पे। लेकिन अगर एसएससी कैपिटल नेचर की रिपेयर करता है, अलाउ नहीं होगी सेक्शन 30 में। बिल्डिंग की कैपिटल रिपेयर कराई, अलाउ नहीं होगी। हाँ, एसएससी उस पर डेप्रिसिएशन जरूर क्लेम कर सकता है। फिर प्लांट मशीनरी फर्नीचर के लिए अगर एसएससी रिपेयर और इंश्योरेंस का खर्चा करता है, ये प्लांट मशीनरी चाहे ओन्ड हो चाहे हायर्ड हो, एसएससी के बिजनेस प्रोफेशन में काम आ रही है ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, तो यस, ये खर्चे अलाउड है। बट हाँ, रिपेयर रेवेन्यू नेचर की होनी चाहिए, मतलब करंट नेचर की होनी चाहिए, कैपिटल नेचर की नहीं होनी चाहिए। कैपिटल रिपेयर अलाउ नहीं होगी सेक्शन 30 में। बट हाँ, उस कैपिटल रिपेयर पर एसएससी डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है। अब मेन बात मैंने क्या बताई, ये जो प्लांट मशीनरी है, अगर एसएससी इसका रेंट पे कर रहा है, प्लांट मशीनरी फर्नीचर वो रेंट पे लेकर आया है, अब ये रेंट का खर्चा तो सेक्शन 31 में अलाउ नहीं है, तो ये रेंट का खर्चा चूंकि सेक्शन 31 में अलाउ नहीं है, तो ये एसएससी को अलाउ हो जाएगा अंडर सेक्शन 37 सबसेक्शन 1, ठीक है। चूंकि प्लांट मशीनरी फर्नीचर का रेंट सेक्शन 31 में अलाउ नहीं है, तो कहां अलाउ होगा? सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 में, समझे बात। तो हमने चार्जिंग सेक्शन 28 समझा, और हमने समझा पीजीबीपी हेड के डिडक्शन सेक्शन 30 से 37 सबसेक्शन 1 में अलाउ होते हैं। उसमें से दो सेक्शन हमने कर लिए, सेक्शन 30 और 31। अब कुछ छोटी छोटी बातें करते हैं, छोटी छोटी बातें समझते हैं। अभी हमने समझा कि सेक्शन 30 से 37 सबसेक्शन 1 में एक्सपेंसेस का ही डिडक्शन मिलता है। सेक्शन 30 से 37 सबसेक्शन 1 में सिर्फ एक्सपेंसेस का डिडक्शन मिलता है। अगर एसएससी को लॉस हो गया तो
तो क्या लॉस का डिडक्शन सेक्शन 30 से 37 सबसेक्शन 1 में मिलेगा क्या? आंसर है नो। क्यों? क्योंकि सेक्शन 30 से 37 सबसेक्शन 1 में एसएससी सिर्फ एक्सपेंसेस का ही डिडक्शन क्लेम कर सकता है। अब अगर एसएससी को लॉस हो गया तो कहां क्लेम करे? तो अगर एसएससी को लॉस हुआ है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस तो ये लॉस क्लेम करे, डिडक्शन ऑफ लॉस उसको अलाउ हो जाएगा अंडर सेक्शन 28। क्यों? अरे जो सेक्शन पॉजिटिव इनकम पर टैक्स लगाता है उसको नेगेटिव इनकम मतलब लॉस को भी अलाउ करना पड़ेगा। जो सेक्शन पॉजिटिव इनकम पर टैक्स लगाने की बात करता है तो अगर नेगेटिव इनकम आए मतलब लॉस आए तो लॉस भी उसी सेक्शन में ही अलाउ होगा। मतलब लॉस अगर हो तो सेक्शन 28 में अलाउ होगा। क्यों? सेक्शन 30 से 37 सबसेक्शन 1 में तो सिर्फ एक्सपेंसेस अलाउ होते हैं, लॉस सेक्शन 28 में अलाउ होगा। और इसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट के 2 जजमेंट हैं, बद्रीदास डागा और एक दूसरा जजमेंट और एक कलकत्ता कंपनी लिमिटेड। उसमें क्या डिसीजन आया? एसएससी कैन क्लेम डिडक्शन ऑफ लॉस ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डिनरी कमर्शियल प्रिंसिपल्स, भले ही उसके लिए इनकम टैक्स एक्ट में कोई भी स्पेसिफिक सेक्शन नहीं है। एसएससी ऑर्डिनरी कमर्शियल प्रिंसिपल्स के बेसिस पर भी लॉस का डिडक्शन क्लेम कर सकता है। तो लॉस का डिडक्शन अलाउ है सेक्शन 28 में। लेकिन लॉस तभी अलाउ होगा जब कुछ कंडीशंस फुलफिल हो। फर्स्ट कंडीशन, ये लॉस रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए, कैपिटल नेचर का नहीं होना चाहिए, रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए। सेकंड, ये लॉस फिक्टिशियस नहीं होना चाहिए, नोशनल नहीं होना चाहिए। और ये लॉस तभी अलाउ होगा जो एसएससी ने लॉस एक्चुअली सफर किया है वो अलाउ होगा। जो मियरली एंटिसिपेटेड टू बी इनकर इन फ्यूचर है, हुआ नहीं है, सिर्फ एंटिसिपेट किया है, अलाउ नहीं होगा। अगर एक्चुअली सफर्ड है तो ही लॉस अलाउ होगा। और ये लॉस एसएससी के बिजनेस से कनेक्टेड होना चाहिए, लिंक्ड होना चाहिए, जुड़ा होना चाहिए, इंसिडेंटल टू और स्प्रिंग फ्रॉम कैरिंग ऑन ऑफ एसएससी बिजनेस होना चाहिए, मतलब एसएससी के बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए तो अलाउ हो जाएगा। ये लॉस इलीगल नहीं होना चाहिए। अब इलीगल को लेकर एक बात ढंग से सुनना, अगर एसएससी इलीगल बिजनेस कर रहा है उसकी इनकम तो सेम वे में टैक्सेबल है जैसे किसी लीगल बिजनेस की इनकम होती है। लेकिन तो इलीगल बिजनेस की इनकम हुई, टैक्स लगेगा। इलीगल बिजनेस का लॉस हो गया, अलाउ नहीं होगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट बोल रही है अच्छा इलीगल बिजनेस में आपके प्रॉफिट है, लाओ टैक्स। इलीगल बिजनेस में लॉस है, लॉस तो अलाउ नहीं होगा। समझे बात? और लॉस, बिजनेस लॉस तभी अलाउ होगा जब इनकम टैक्स में उसकी अलाउएबिलिटी के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो, कोई प्रोहिबिशन ना हो। नो रेस्ट्रिक्शन और प्रोहिबिशन हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई प्रोहिबिशन नहीं है तो ही अलाउ होगा। मतलब लॉस तभी अलाउ होगा जब ये कंडीशंस फुलफिल हो। लॉस रेवेन्यू नेचर का हो, नोशनल ना हो, थर्ड एक्चुअली सफर्ड हो, फोर्थ एसएससी के बिजनेस से कनेक्टेड हो, इलीगल ना हो। ठीक है, और लास्ट में क्या बोल रखा है, उस लॉस की अलाउएबिलिटी के लिए इनकम टैक्स एक्ट में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया हुआ है, कोई प्रोहिबिशन नहीं लगाया हुआ हो तो ही लॉस अलाउ होगा। ठीक है, तो लॉस हमने पढ़ा, लॉस अलग बात होती है, लॉस का डिडक्शन मिलता है सेक्शन 28 में और एक्सपेंसेस का डिडक्शन मिलता है सेक्शन 30 से 37 सबसेक्शन 1 में। क्लियर? फिर एक खास बात और, हमने अभी बात की नोशनल लॉस का डिडक्शन नहीं मिलता है। लॉस एक्चुअल होगा, रियल होगा तो ही उसका डिडक्शन मिलेगा। लेकिन इस बात का एक एक्सेप्शन है, एसएससी जब स्टॉक वैल्यूएशन करता है, देखो स्टॉक वैल्यूएशन करता है तो स्टॉक वैल्यूएशन के लिए सेक्शन 145A क्या बोलती है कि कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लेस,
इस पर स्टॉक वैल्यूएशन करना है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इस पर स्टॉक वैल्यूएशन करना है, कॉस्ट प्राइस है 100 और एनआरवी है, मार्केट प्राइस है 120, विच एवर इज लेस, स्टॉक वैल्यूएशन हो जाएगा 100 पर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये पहला केस। दूसरा केस, अगर कॉस्ट प्राइस 100 थी और एज ऑन बैलेंस शीट डेट नेट रियलाइजेबल वैल्यू 80 रह गई, तो विच एवर इज लेस, स्टॉक वैल्यूएशन हो जाएगा 80 पर। ठीक है, तो P&L आपका जो मान लो ये ट्रेडिंग अकाउंट है, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, आप यहां पर क्लोजिंग स्टॉक लिख रहे हो, तो 100 और 80 विच इज लेस 80। ठीक है, इस पर स्टॉक वैल्यूएशन हो गया। तो एक तरीके से 20 का नोशनल लॉस बुक हो गया, 20 का नोशनल लॉस ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में वो बुक हो गया। ठीक है, तो ये लॉस अलाउ है क्या? यस। स्टॉक वैल्यूएशन करते समय अगर नोशनल लॉस हुआ है वो अलाउ हो जाएगा। एक्सेप्शन है, क्या है एक्सेप्शन? While valuing closing stock, cost price और NRV net realizable value whichever is less is taken, और उसके लिए बना हुआ ICDS सेकंड। ICDS क्या? इनकम कंप्यूटेशन और डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड। तो ICDS 2 बना हुआ है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, मतलब स्टॉक वैल्यूएशन को लेकर। अगर एसएससी कॉस्ट प्राइस और NRV whichever is लेस करता है, लोअर लेता है, उसकी वजह से लॉस हो जाए तो वो अलाउड है। ठीक है, तो ये है तो नोशनल लॉस, स्टॉक वैल्यूएशन पर नोशनल लॉस हुआ, अलाउ हो जाएगा। एक्सेप्शन। ठीक है, अच्छा अब कुछ बात ICDS को लेकर कर लेते हैं। गवर्नमेंट ने बनाए इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स ICDS, टोटल 10 आ चुके हैं और अप्लीकेबल हो चुके हैं 1 अप्रैल 2016 से अप्लीकेबल हो चुके हैं। ये ICDS जो बनाए गए हैं नॉट मींट फॉर मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे मेंटेन करें इसके रिगार्डिंग नहीं बनाए गए हैं। किसके लिए बनाए गए? फॉर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। लैंग्वेज क्या है? इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड। तो किसके लिए बनाए गए? इनकम कंप्यूट करने के लिए बनाए गए हैं, ना कि तो ये एप्लीकेबल नहीं होते हैं फॉर मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए। ये एप्लीकेबल, ये यूज कब होंगे, फॉलो कब करने होंगे? फॉर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। अच्छा, अब एक बात समझना, ICDS फॉलो करना मैंडेटरी है क्या? यस, ICDS फॉलो करना मैंडेटरी है, लेकिन ICDS सिर्फ 2 हेड के लिए मैंडेटरी है, PGBP हेड के लिए और IFOS इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हेड के लिए ICDS फॉलो करना मैंडेटरी है। ठीक है, अब PGBP हेड और IFOS 2 हेड है, इसमें ICDS फॉलो करना मैंडेटरी है। अब इन दोनों हेड्स में भी एक बात है, अगर एसएससी कैश मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर लेगा तो ICDS फॉलो करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब इन दोनों हेड में भी अगर एसएससी मर्केंटाइल मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहा हो तो ICDS की कंप्लायंस करना जरूरी है। ठीक है, तो अगर एसएससी ने कैश मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर लिया ICDS हट जाएंगे, मर्केंटाइल मेथड फॉलो किया तो ICDS फॉलो करना मैंडेटरी है। उसमें भी फिर एक एक्सेप्शन, अगर एसएससी इंडिविजुअल HUF है और उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट नहीं होती है सेक्शन 44AB में, तो फिर उस पर ICDS एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो शुरू से बात करते हैं, PGBP हेड के लिए एप्लीकेबल है और IFOS हेड के लिए एप्लीकेबल है, अदर सोर्सेस हेड के लिए। मर्केंटाइल मेथड अडॉप्ट किया हो तो एप्लीकेबल है, कैश मेथड अडॉप्ट किया है तो एप्लीकेबल नहीं होंगे। ठीक है, उसमें भी वो इंडिविजुअल HUF जो नॉन ऑडिटेड है उन पर ICDS एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो इसका मतलब अदर देन इंडिविजुअल HUF एसएससी है, सब पर ICDS एप्लीकेबल है। इंडिविजुअल HUF के लिए यह देखना होगा कि वो ऑडिटेड है क्या। अगर वो ऑडिटेड है तो ICDS फॉलो करना मैंडेटरी है, अगर वो ऑडिटेड नहीं है तो ICDS फॉलो करना मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, बात समझ आ गई। अच्छा,
आईसीडीएस के अंदर कुछ कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट दे रखे हैं जो इनकम टैक्स एक्ट से कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं या किसी पुराने कोर्ट जजमेंट से कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। तो क्या आईसीडीएस प्रिवेल करेंगे इनकम टैक्स एक्ट के ऊपर? क्या आईसीडीएस को रखा जाएगा या आईसीडीएस को कोर्ट डिसीजन के भी ऊपर रखा जाएगा? ना, बिल्कुल नहीं। तो अगर आईसीडीएस है इन कॉन्ट्रावेंशन विद द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट या किसी सेटल्ड कोर्ट डिसीजन के अगेंस्ट है आईसीडीएस, तो ये अल्ट्रा वायरस माने जाएंगे, मतलब फॉलो नहीं करना है, कंप्लायंस नहीं करनी है। और इस पर दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट आ चुका है, चैम्बर ऑफ टैक्स कंसल्टेंट्स एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है, अगर आईसीडीएस इनकम टैक्स एक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट करें या किसी ओल्ड कोर्ट डिसीजन को कॉन्ट्राडिक्ट करें तो आईसीडीएस को ताक पे रख दो, फॉलो करने की जरूरत नहीं है। समझे बात? चलिए फिर कुछ स्पेशल रिसिप्ट्स का टैक्स ट्रीटमेंट समझ लेते हैं। एसएससी कंपनी एसएससी है, शेयर प्रीमियम मिला या शेयर इशू, शेयर फोरफिट कर लिए और रीइश्यू किए, उस पर इनकम हो गई। शेयर फोरफिट कर लिए, फोरफिचर कर लिया शेयर्स का, या रीइश्यू कर दिए फिर उस पर इनकम हो गई, या शेयर प्रीमियम रिसीव हुआ। ये शेयर प्रीमियम या फोरफीचर ऑफ शेयर के वक्त या रीइश्यू पर जो इनकम हुई, क्या पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगी? क्या नहीं, ये कैपिटल रिसिप्ट है और इसलिए पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल नहीं होगी। किसी कंपनी ने अपने ओन डिबेंचर कैंसिल किए, ये भी पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल नहीं होगा, ये कैपिटल नेचर की रिसिप्ट है। ठीक है। करेंसी, फॉरेन करेंसी में फ्लक्चुएशन हुआ, फॉरेन करेंसी में फ्लक्चुएशन हुआ, डिवैल्यूएशन हुआ या ओवर वैल्यूएशन हुआ। ठीक है, तो डॉलर रुपी के अगेंस्ट कम ज्यादा हुआ, वैल्यू अप्रिसिएशन हुआ, रुपी अप्रिसिएशन हुआ या रुपी डेप्रिसिएशन हुआ, तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा? तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा हम चेक करेंगे। फॉरेन करेंसी किस अकाउंट में हेल्ड है, किस पर्पस के लिए है। अगर पर्पस कैपिटल नेचर का पर्पस है, फॉर एग्जाम्पल आपने मशीनरी परचेस करने के लिए लोन लिया था, उसकी इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो, फॉरेन एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन हुआ, ज्यादा पे करना पड़ा या कम पे करना पड़ा, मान लो कम पे करना पड़ा, तो वो कैपिटल रिसिप्ट है क्योंकि मशीनरी कैपिटल आइटम है। लेकिन सपोज आप तो कोई परचेस ऑफ गुड्स का पेमेंट कर रहे थे, वो रेवेन्यू ट्रांजैक्शन था, वो फॉरेन कंट्री से किया था, मान लो कोई गुड्स इंपोर्ट किया था, उसका पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो रेवेन्यू आइटम है। ठीक है, फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट कलेक्ट की एम्प्लॉइज से। देखिए आजकल कंपनीज पे क्या होता है, एम्प्लॉइज से बॉन्ड भरवाते हैं। बॉन्ड में क्या होता है, एम्प्लॉय की सैलरी में से कुछ परसेंटेज काट लेते हैं। जैसे मान लो किसी एम्प्लॉय की सैलरी 1 लाख पर मंथ है तो 15,000 एवरी मंथ उसका डिडक्ट कर लेते हैं एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट। वो सिक्योरिटी डिपॉजिट का पैसा एम्प्लॉयर कंपनी ने फोरफिट कर लिया। क्यों? एम्प्लॉय ने बॉन्ड के पीरियड से पहले जॉब छोड़ दिया, एम्प्लॉय ने बॉन्ड के पीरियड से पहले जॉब छोड़ दिया, तो एम्प्लॉयर कंपनी ने वो सिक्योरिटी डिपॉजिट का पैसा जो एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्ट किया था वो एम्प्लॉयर कंपनी ने फोरफिट कर लिया। ठीक है, तो वो इनकम एम्प्लॉयर कंपनी को पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगी। बिल्कुल पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगी, कारण जब इन एम्प्लॉइज पर ट्रेनिंग का खर्चा किया था वो एज ए बिजनेस एक्सपेंडिचर अलग हुआ था। एम्प्लॉइज पर जब ट्रेनिंग का खर्चा किया था तो वो एज बिजनेस एक्सपेंडिचर क्लेम किया था। अब सिक्योरिटी डिपॉजिट फोरफिट कर ली तो वो बिजनेस रिसिप्ट होगी नहीं, पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगी। ठीक है, फिर 2 छोटे पॉइंट और कर लेते हैं। कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले प्रॉफिट हो गया, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले प्रॉफिट हो गया, उस पर टैक्स किसको देना होगा? कंपनी को नहीं,
कंपनी टैक्स नहीं देगी। बिफोर इनकॉर्पोरेशन कंपनी को प्रॉफिट हो गया, कंपनी टैक्स नहीं देगी, प्रमोटर टैक्स देंगे। और प्रमोटर एक से ज्यादा होते हैं नॉर्मली, तो प्रमोटर को भी फिर एओपी और बीओआई कैपेसिटी में टैक्स देना होगा। कंपनी टैक्स नहीं देगी। ये जजमेंट आ चुका है ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट सिटी मिल्स डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड के केस में कि प्रॉफिट बिफोर इनकॉर्पोरेशन वो प्रमोटर्स के हैंड्स में टैक्सेबल होगा इन द स्टेटस ऑफ एओपी बीओआई, वो कंपनी के हैंड्स में टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक इसी पैटर्न पर कंपनी की वाइंडिंग अप प्रोसेस शुरू हो गई है, प्रॉफिट हुआ। देखिए लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ, लिक्विडेटर ने एसेट्स सेल की मार्केट में, वो तो कोई बिजनेस की ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं है। लिक्विडेटर ने एसेट सेल की तो वो तो नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। लेकिन अगर वाइंडिंग अप प्रोसेस के दौरान लिक्विडेटर स्टॉक सेल करे, नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी करे, तो उससे प्रॉफिट हुआ, नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से प्रॉफिट हुआ ड्यूरिंग वाइंडिंग अप प्रोसेस, तो यस वो कंपनी के हेड्स में ही टैक्सेबल होगा बिजनेस इनकम के रूप में। उस पे लिक्विडेटर टैक्स नहीं देगा पर्सनल कैपेसिटी में। ये वाइंडिंग अप प्रोसेस का प्रॉफिट कंपनी को ही टैक्सेबल होगा। चलिए आज की क्लास में इतना ही, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे।